नमस्कार, फिर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। एनसीईआरटी 10वीं क्लास की किताब हम पढ़ रहे थे, उसमें पहला ही टॉपिक आपका जो है राजस्थान का एक परिचय जो चल रहा था, सामान्य परिचय। उसी में छोटा सा पार्ट है राजवंशों का जो वर्णन आता है। राजवंशों में सबसे पहले आता है मेवाड़ का इतिहास। तो देखते हैं सबसे पहले मेवाड़ के इतिहास के बारे में और क्या कहना है मेवाड़ के इतिहास के बारे में। देखिए, चैप्टर आपका वही चलता आ रहा है और राजवंशों का परिचय। और राजवंशों के परिचय में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मेवाड़। जिसने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है उसके लिए तो कोई समस्या नहीं है, मुख्य मुख्य फैक्ट पढ़ने होंगे। लेकिन जो विद्यार्थी पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए थोड़ी सी नई जानकारी है। आपको पता होना चाहिए कि मेवाड़ की जो लोकेशन है वो कहां कहां कैसे कैसे रहती है और किस प्रकार मेवाड़ अपना क्षेत्र कवर करता है। पूरी ये सारी की सारी बातें आपको यहां पर पता होनी चाहिए। देखो, राजस्थान में दो तीन बड़ी बड़ी लोकेशन आती है जो हमेशा हमें दिमाग में रखनी होती है। यानी ये राजस्थान का दक्षिणी इलाका पहले पूरा मेवाड़ ही कहलाता था। प्राचीन टाइम का यही मेवाड़ था। बड़े हिसाब से इसी को मेवाड़ कहा जाता है। इसी का बागड़ कर दो, इसी का प्रागवाट कर दो, इसी का कांठल कर दो, यही सीवी हो जाएगा, बदलता रहेगा। लेकिन बड़े बड़े हिसाब से इसे मारवाड़ बोला जाता है, सॉरी मेवाड़ बोला जाता है। और बड़े बड़े हिसाब से देखा जाए तो ये जो क्षेत्र इधर बच गया, इस पूरे बड़े स्वरूप में इसे मारवाड़ बोला जाता है। इस तरीके से मतलब अलग अलग क्षेत्र आपके बंटते रहते हैं। यानी मारवाड़ ऊपर जोधपुर के साइड में आ जाएगा, इधर आपका मेवाड़ आ जाएगा। और मेवाड़ का शुरू से ही अपने आप में एक शानदार वाला, शुरू से ये गजब का महत्व इसका हमेशा से ही रहा है। किसका? मेवाड़ का अपना महत्व रहा है। मेवाड़ का राजवंश हमेशा से ही मित्रों प्रभावशाली रहा है। मेवाड़ के हर एक शासक अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। चलो देखते हैं किस प्रकार कैसे कैसे ये मेवाड़ के शासक अपने आप में महत्वपूर्ण रहे। सारी बातें अपने 1 बाय 1 अभी देखेंगे। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है मेवाड़ को लेकर। मेवाड़ का इतिहास जैसे ही आता है तो एक ही बात निकल कर आती है, क्या जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। पर एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। एनसीईआरटी हमें क्या कहती है कि जो दक्षिणी राजस्थान के जिले, अब इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से आप ऐड कर दोगे, जैसे कि आपका उदयपुर है, उदयपुर के बाद में चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़ के बाद में आपका राजसमंद है, मुख्य रूप से राजसमंद है, राजसमंद के अलावा प्रतापगढ़ है। और ये वो मुख्य जिले हैं जहां पर मेवाड़ का पूर्ण रूप से वर्चस्व कैसे तैसे करके हुआ करता ही था, जबकि पूरा दक्षिणी इलाका मेवाड़ कहलाता है। ये तो आती है बात प्रॉपर यहां पर। लेकिन थोड़ी सी बात अपनी हटके और कर लेते हैं जो आपके लिए और काम की हो सकती है। इस मेवाड़ को मेवाड़ मेव जाति के कारण कहा गया। इसे पहले मेदपाट, इसी क्षेत्र को प्रागवाट, इसी क्षेत्र को मेदपाटन, इसी को मेदपाटन और इन नामों से जाना गया। अंततः इसको मेवाड़ बोला गया। यहीं पर एक जनपद विकसित हुआ जो पीछे की क्लासों में आपको बताया जा चुका है, उसको सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी हुआ करती थी जिसे मध्यमिका बोलते थे। और यह मध्यमिका जो है आज कोई नहीं है, लेकिन आज एक जगह है नगरी के नाम से, और यह नगरी पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। उसी को पहले मध्यमिका बोलते थे। यह तो आपकी लोकेशन से जुड़ी बात आ गई। यानी कि लोकेशन से जुड़ी बात क्या रहेगी, एनसीईआरटी का कहना है कि इसी मेवाड़ के अंदर एक शासक हुआ जिसका नाम है गोहिल, जबकि गुहेदत्त की जानकारी मिलती है। गुहेदत्त अन्य इतिहासकार कहते हैं इस मेवाड़ के अंदर एक प्रतापी शासक हुए जिनका नाम था गुहिल। और गुहिल के नाम से यहां पर जो वंश चला, उसी वंश को गुहिल वंश के नाम से जाना गया। यहां पर गुहिल वंश इसीलिए नाम जाना जाता है, गुहिल के नाम से शासक हुए। और यही गुहिल वंश आगे चलकर सिसोदा गांव में रहने लग गए थे इसके परिवार के आदमी। इसीलिए सिसोदा गांव में रहने के कारण इस परिवार के लोगों को सिसोदिया कहने लग गए थे। मेवाड़ के शासक अपने आप को कभी नहीं कहते कि हम मेवाड़ के शासक हैं। मेवाड़ के शासक नहीं कहते अपने आप को, मेवाड़ के शासक कहते हैं हमारे इष्ट देवता कुल देवता तो है एकलिंग जी महाराज। हमारे तो शासक एकलिंग जी महाराज है, हम तो उनके दीवान हैं। भाई हम तो उनके दीवान हैं, हम तो उनके नौकर हैं। हमारे असली शासक जो हैं वो तो भाई एक ही है हमारे, वो तो एकलिंग जी महाराज हैं। अच्छा, ये जो आए हैं मेवाड़ के शासक, इनकी
उत्पत्ति को लेकर बड़ा ही एक अलग मत है। मेवाड़ में हुआ है मित्रों वंश, उसी वंश को क्या बोलते हैं? उसी वंश को गोहिल वंश बोला जाता है, और गोहिल वंश ही आगे चलकर क्या कहलाया? यही वंश था, सिसोदिया कहलाया। इसी का एक भाई सिसोदा गांव में जाके बसने रह गया, रामगढ़ का रामगढ़िया हो गया। उसी तरीके से सिसोदा गांव के सिसोदिया हो गया। राजसमंद कुमलगढ़ के पास सिसोदा गांव पड़ता है। ये तो होगी बात यहां तक कंप्लीट। लेकिन ये है कौन, कहां से आए हैं, कौन है, किस प्रकार है, कैसे हैं और कैसे नहीं है, तो ये इस बात की जानकारी अपने को देखनी है। इनको लेकर सबसे अलग उल्लेख कर रहे हैं कर्नल टोड। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? कर्नल टोड ने कहा कि वल्लभी के ब्राह्मण हैं, ये तो वल्लभी से आए हुए ब्राह्मण हैं, और ये तो वल्लभी के ब्राह्मण है। कर्नल टोड ने इनके बारे में कहा है कि ये कोई और नहीं, वल्लभी वाले ब्राह्मण है, कोई और नहीं है। लेकिन सबसे अलग बात एक और आदमी कर रहा है, अबुल फजल। अबुल फजल ऐसी बात कर रहा है जिस पर विश्वास नहीं हो रहा है, कोई इस बात को समर्थन इस बात का नहीं कर रहा है, बोला ना फेंक रही है। कैसे? कहते हैं कि ईरान का एक शासक है, ईरान का एक समुदाय है नौशेखा करके, नौशेखा आदिल की संतान है, इनका ऐसा मानना है। नौशेखा आदिल की संतान है, इस प्रकार इनका मानना है। भाई नहीं लगता है, यही मान रहा है, इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है इस बात को स्वीकार कर रहा हो। इस बात को लाडलों कोई स्वीकार नहीं कर रहा कि ये मेवाड़ के जो गोहिल वंश के लोग हैं, ये इस प्रकार से ये इनके वंशज है। तो ये सिर्फ एक अबुल फजल ही स्वीकार कर रहा है, बाकी इसके अलावा कोई सिंगल आदमी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा। नौशेखा की ये संतान मानी जाती है, इस प्रकार से इनके बारे में उल्लेख है। क्या मूल रूप से इनकी उत्पत्ति जो हुई है वो ईरान से हुई है, लेकिन दस्ता नहीं है। मेवाड़ अपने आप में एक शुरू से प्रभावशाली रहा है, प्रभावी है तो फिर आपको ही पता है कहीं ना कहीं इंपोर्टेड तो फिर है। इसके अलावा दो आदमी और हैं जो अपनी बात इसके अंदर दे रहे हैं। दो आदमी कौन? एक तो आ जाएंगे गोपीनाथ शर्मा जी। गोपीनाथ शर्मा जी आ रहे हैं, गोपीनाथ शर्मा और मोहनोत नैणसी। इन दोनों ने भी स्वीकार किया है कि मेवाड़ के जो राजवंश के लोग हैं ये तो ब्राह्मण हैं। बात कर दी क्या ब्राह्मण हैं, जबकि इनकी डिटेल और भी आएगी। लेकिन अब क्या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से तो अपने सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। छोटी बातें, थोड़ी बातें, बस यही बातें आगे चलकर आपकी मेन बड़ी हो जाएगी। इनके उत्पत्ति को लेकर, आगमन को लेकर 4 विद्वानों के अलग अलग थॉट दिए। 2 इंपोर्टेंट है। कर्नल टोड वल्लभी के ब्राह्मण बता रहा है, अबुल फजल के अनुसार ईरान के नौशेखा आदिल की संतान है। हाँ, बस इतनी सी बातें बतानी है, इसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, इतने में आपका काम जाम सेट हो जाएगा। देखो, मेवाड़ का इतिहास कभी इतना ज्यादा बोर नहीं करता, इंसान को इतिहास याद हो जाता है। एनसीईआरटी कह रही है कि सबसे महान, सबसे जबरदस्त, सबसे तकड़ा हाड़ तोड़ने वाला शासक है बप्पा रावल, जिसने लगभग सभी की हड्डियां तोड़ी है। लेकिन बप्पा रावल के बाद में अन्य इतिहास पढ़ते हैं तो अलट भी पढ़ना पड़ जाता है और भी पढ़ने पड़ जाते हैं। एनसीईआरटी में कौन कौन से शासकों का जिक्र मिलता है, इसके बाद में जेत्र सिंह की जानकारी मिलती है। जेत्र सिंह इतिहास में 2 हुए, एक चौहान हुआ है, एक यहां हुआ है। जेत्र सिंह पढ़ेंगे। जेत्र सिंह के बाद सीधी छलांग लगाते हुए हमें कुछ नहीं पढ़ना है, हमें सीधा सीधा यहां पर पढ़ना है। तो केवल रतन सिंह को पढ़ना है, रतन सिंह पढ़ेंगे। रतन सिंह पढ़ने के बाद सीधी लंबी छलांग लगानी है तो हमें हमीर देव सिसोदिया को पढ़ना होगा। हमें यहां पर हमीर देव सिसोदिया सीधा डायरेक्ट पढ़ना होगा। और जैसे ही हमीर देव सिसोदिया पढ़ेंगे तो इनको पार करते हुए अब बीच में खेता खाता कहीं आया, लेकिन नहीं, खेता नहीं, सीधा हमें इनके बाद लाखा पढ़ना होगा। जैसे ही मित्रों लाखा पढ़ोगे तो लाखा के बाद में आपको मोकल पढ़ना होगा। और मोकल के बाद जैसे ही आप यहां पर मोकल पढ़ोगे और मोकल के बाद अगले जो शासक आपको पढ़ने होंगे वो महाराणा कुंभा पढ़ने होंगे। मोकल के बाद अगले हमारे शासक जो होंगे वो महाराणा कुंभा जी होंगे। कुंभा जैसे ही हम पढ़ेंगे, कुंभा के बाद हमारे अगले शासक जो आएंगे वो राणा सांगा आएंगे। राणा सांगा पढ़ने के बाद अगले हमारे शासक जो हो जाएंगे वो उदय सिंह हो जाएंगे। और
उदय सिंह के जस्ट बाद में अगले शासक हैं महाराणा प्रताप हो जाएंगे, और महाराणा प्रताप के बाद में हमारे अगले शासक अमर सिंह जी हो जाएंगे, और अमर सिंह के जस्ट बाद में अगले शासक जो हैं वो हमारे राज सिंह हो जाएंगे। इस तरह से मेवाड़ के सारे शासक जो आपके हैं वो अपने आपके सामने रख दिए। ये टोटल मेवाड़ के सारे शासक, आप इस तरीके से इनको याद कर सकते हो। कभी कभी थोड़े थोड़े डिस्टर्बेंस आते रहते हैं, आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बप्पा रावल, जेतर सिंह, रतन सिंह, हमीरदेव, सिसोदिया, लाखा, मोकल, और इनके बाद में है मोकल, कुंभा, राणा सांगा, उदय सिंह, प्रताप, अमर सिंह। कई शासक आपने यहां पर देखे। हेलो, हाँ जी। तो अभी आप देख रहे हैं हमारे अगले शासक जो हैं बप्पा रावल, जेतर सिंह, रतन सिंह, हमीरदेव, सिसोदिया, लाखा, मोकल, मोकल के बाद कुंभा, कुंभा के बाद राणा सांगा, राणा सांगा के बाद उदय सिंह, प्रताप, अमर सिंह। कभी कभी छोटी छोटी बीमारी आ जाती है, थोड़ा फोन की थी, थोड़ी सी इसको टिका के हैंडल कर दिया। अब आप आगे देखोगे ये मेन शासक हमारे एनसीईआरटी के अंदर राज सिंह रह गया, अमर सिंह के बाद में राज सिंह। बस इतने ही शासक मुख्य रूप से हमें पढ़ने हैं। अब कोई भी शासक पढ़ना होता है, एक तो सबसे पहले मेन वो बात होती है उनकी उपाधि क्या है। एक नंबर बात उपाधि, नंबर दो बात कि कोई राजधानी बनाई है तो राजधानी, उपाधि के बाद उपनाम भी आ जाता है, फिर निर्माण कार्य पूछ लेता है या उनके युद्ध पूछ लेता है। बस इतनी बातें घुमा फिरा के पूछी जाती है। इसके अलावा एनसीईआरटी में तो मेन इतनी ही बातें दी हुई है। चलो तो पढ़ते हैं, देखो आप स्टैंडर्ड से पढ़ेंगे, शानदार से। बप्पा रावल 734 से लेकर 753 तक का टाइम जो है बप्पा रावल का दिया हुआ है। बप्पा रावल का समय हमें कितना दिया हुआ है? बप्पा रावल का समय मित्रों यहां पर हमें दिया हुआ, आज व्हाइट ज्यादा हो रहा है, एक मिनट रुको, अभी देखो ये कर दिया इलाज। देखो बप्पा रावल का समय 734 से लेकर 753 तक दिए, जबकि घुइल भी आए हैं। ये कह रहे हैं एनसीईआरटी वाले सबसे महान आदमी का यही है, बस इसके अलावा कोई महान नहीं है। तो देखो क्या कह रहा है, ये जो बप्पा रावल का समय बताया जाता है मित्रों, ये राज प्रशस्ति के अनुसार बताया जाता है। ये एनसीईआरटी ही बोल रही है कि राज प्रशस्ति जो राजमहल झील किनारे हैं, इस राज प्रशस्ति के अनुसार 734 ईस्वी के अंदर बप्पा रावल यहां पर इस प्रकार से यहां स्थापित हो जाते हैं। आई बात समझ में? यहां तक ओके रिपोर्ट है आपकी। जस्ट आगे क्या होता है, कैजी चित्तौड़ पर अधिकार किया मानमोरी को पराजित करके। इन्होंने मानमोरी को पराजित कर, किसको पराजित कर? इन्होंने मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया, चित्तौड़ पर अधिकार किया था। यह बात भी हमें एनसीईआरटी की किताब में मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात में से एक है। श्यामल दास जी को यहां पर हाईलाइट करके रखा हुआ है, तो ये कारण से रखा है, ये बताऊंगा क्यों रखा हुआ है। श्यामल दास जी अपने आप में एक तगड़े इंपॉर्टेंट शासक रहे हैं। बप्पा रावल की अगली इंपॉर्टेंट बात, क्या इनकी राजधानी कौन सी हुआ करती थी? इनकी राजधानी का नाम था नागदा, जो अभी वर्तमान में कौन से जिले में पड़ती है? ये अच्छा, इसको एक नाम से और जाना जाता है। इसी नागदा का दूसरा नाम है, इसी को पहले कैलाशपुरी बोलते थे। जैसे ही आप उदयपुर में एंटर होगे, उदयपुर के अंदर एंटर होते ही आपको नागदा शुरू में मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नागदा शस्त्र बाहु मंदिर बना हुआ है, यानी शास्त्र बाहु 1000 हाथ वाला, शास्त्र बाहु 1000 हाथ वाला विष्णु को बोलते हैं, तो वो शास्त्र बाहु तो उसको गलती से बोला जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। बप्पा ने कहते हैं कि बप्पा ने यहां एक लिंग जी का मंदिर बनवाया था। एक लिंग जी का मंदिर बनवाया था। बहुत कहानियां बहुत है,
लेकिन वो कहानियां अभी काम नहीं आएगी, अपने फैक्ट पढ़ रहे हैं। बप्पा ने यहां एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था। नोट सुंदर सुंदर आपके साथ बना रहा हूं, आप भी बना सकते हो, बढ़िया बढ़िया नोट्स है, बनाते रहो। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल ने ये स्थापना हो गई, ये शासनकाल है। मानमोरी को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया, राजधानी नागदा कैलाशपुरी। बप्पा ने यहां एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था, बिल्कुल सत्य बात है। एकलिंग जी यानी लकुलिश संप्रदाय कह सकते हो। भी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, एकलिंग जी का जो मंदिर है इसे लकुलिश संप्रदाय के नाम से भी जान लिया जाता है। लकुलिश संप्रदाय, ठीक है, बढ़िया बात है। लकुलिश के नाम से भी इसको जान लिया जाता है, बहुत बढ़िया बात। एकलिंग जी जो है गोहिल वंश के कुल देवता माने जाते हैं, यानी पिड्डीदर जिसको पिड्डी मानते हैं। यानी यही एकलिंग जी महाराज जो हैं, एकलिंग जी को माना जाता है मेवा गोहिलों के कुल देवता, गोहिल वंश के कुल देवता इन्हें माना जाता है। गोहिल वंश का इष्ट देवता मत कर देना, इष्ट का मतलब होता है फेवरेट, यानी कई आते जाते रहते हैं। कुल का मतलब है कि संग आए, प्रताप आए, कोई सही आए, लाखा आए, मोकल आए, खेता आए, लेकिन मानेंगे तो एक ही मानेंगे कि हमारे असली राजा जो हैं वो तो हमारे एकलिंग जी है, हम तो उसके दीवान साहब हैं, दीवान है, ये इनका मानना है। गौरी शंकर जी ने कुछ और ही कहा है कि बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज है। कि बप्पा तो एक उपाधि है, बप्पा का वास्तविक नाम क्या है? कालभोज है, बप्पा उपाधि है। कौन कह रहा है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा इस बात को स्वीकार कर रहा है। तो कोई बात नहीं, गौरी जी को देख लेते हैं, गौरी शंकर जी क्या कह रहे हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, GH ओझा शॉर्ट में बोलेंगे, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज है। बप्पा का एक्चुअल, आजकल ये चलता है ना एक्चुअल, तो वो आप एक्चुअल यहां ले सकते हो। इनका वास्तविक नाम जो है वो क्या है? इनका वास्तविक नाम कालभोज है। और बप्पा तो केवल क्या है? बप्पा रावल तो एक उपाधि है। इस बात को मान कौन रहा है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। जबकि अन्य इतिहासकार आप पढ़ोगे तो एक ऐसा बोलता है कि भाई कालभोज नाम है, बप्पा रावल उपाधि है। एक कहते हैं बप्पा रावल नाम है, कालभोज उपाधि है। तो ये प्रशस्तियां अलग अलग है, लेकिन वो एनसीईआरटी के अंदर नहीं, इतनी बात दे रखी है। ऐसे तो बहुत सारी बातें, 32 गज की धोती पहनता था, 16 गज का साफा था, एक बार में जोटा को हाथी बकलडा काट देता था। ऐसे मतलब बहुत सारी इनको लेकर बहुत सारी कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं। ऐसे तो बताते हैं कि ये जब प्रतिहार वंश इनके समकालीन होता था, नागभट्ट सेकंड इनके साथ हुआ करते थे। नागभट्ट सेकंड का साथ, मलेच्छ जब यहां आए थे राजस्थान में, मलेच्छों के दमन में इनका भरपूर साथ था। जब मलेच्छों का दमन करने के लिए जाते हैं तो उनकी हरावल दस्ते के अंदर बप्पा रावल का ही नेतृत्व था। बप्पा रावल कहते हैं कि अरबों का दमन करने के लिए अफगानिस्तान तक गए थे, खुरासान तक इनकी जानकारी मिलती है। कुछ इतिहासकारों का मानना भी है खुरासान इनका समाधि स्थल बना हुआ है, जबकि नागदा बिल्कुल सही है। जब कहते हैं वहां गए तो उस अभियान के दौरान पाकिस्तान लाहौर के पास इन्होंने कुछ दिन के लिए कैंप लगाया था और वहां अपनी एक सेना छोड़कर आए थे। और जो रावल जो साथ में सेना में जो सेना के लोगों को रावल बोला जाता है, बप्पा रावल के साथ सेना थी, आधा भाग वहीं छोड़कर आ गए। बोले जब भी अरबी आए तो हमें सूचना देना और इनका सामना करना है। रावलों ने वहां पर एक गांव बसा दिया और गांव को पंजाबी भाषा में पिंड बोला जाता है, और पिंड से बिगड़ा हुआ पिंडी है। यानी पाकिस्तान के इतिहास में पढ़ाया जाता है कि रावलपिंडी शहर की संस्थापक बप्पा रावल है और इन्होंने नींव रखी थी। ये बात सत्य हम नहीं बता रहे, पाकिस्तान के इतिहास में पढ़ाया जाता है इस बात को। वीर विनोद जी देखो कितनी तकड़ी बात कह रहे हैं। ये है वीर विनोद जी, जिन्होंने लिखा था, श्यामल दास जी जिन्होंने लिखा था वीर विनोद नामक पुस्तक। ये सज्जन सिंह के दरबारी थे, मेवाड़ के शासक है सज्जन सिंह जी, उनके दरबारी थे। बहुत तगड़ा लिखा इतिहास, 12 भाग लिखे हैं वीर विनोद के। इन्होंने कहा कि बप्पा रावल तो अपने आप में खिताब हैं। कहते हैं बप्पा रावल कोई वस्तु नहीं, बप्पा रावल तो अपने आप में खिताब है। का वो नाम ही बहुत तगड़ा है साहब, इतना तगड़ा नाम है कि ये बस ये नाम ही काफी है। फिल्मों में नहीं होता क्या, हीरो का नाम ले दिया, नाम ही काफी है। बस ये तो कहते हैं कि ये तो बप्पा किसी राजा का नाम नहीं है पीतू, तो ये तो खिताब है, बस खिताब के बारे में कह रहे हैं। अच्छा, ऐसी मान्यता है कि बप्पा के शासक बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में रहे हुए हैं। कहते हैं सेवा भी की थी, बप्पा सेवा किए थे। सेवा करने के बाद में हरित ऋषि की गायों को चराया। ऐसा ज्यादा बड़ा उल्लेख तो नहीं मिलता है इसके अपने एनसीईआरटी के अंदर, थोड़ा बहुत उल्लेख मिला है इनकी सेवा करने के बारे के अंदर मिलता है। और बाद में कहते हैं चुनौती दे दी, मानमोरी को चुनौती दे दी, आपस में दोनों की बनी नहीं, मुकाबला हो गया और वहां पर बाद में
जीत जात कैसे करके मेवाड़ इनके हाथ में आ गया। लेकिन अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग कहानियां हैं। ये तो आगे फैक्ट मोटे मोटे जो आपके बप्पा रावल से जुड़े हुए दिए हुए हैं। एक बात और है, सीबी वैद्य इनके लिए एक बात कहते हैं कि इनकी तुलना चार्ल्स मार्टल के साथ की जाती है। सीबी वैद्य याद कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। सीवी वैद्य ये कहते हैं कि बप्पा रावल की तुलना, ये देखो ये शरीर बड़ा खतरनाक था, मतलब ये कहते हैं 2-2 बकरों का भोजन कर लेते थे, बहुत मोटा पेट था, पता नहीं टैंक था क्या था, लेकिन बहुत खतरनाक आदमी थे साहब। सीबी वैद्य ने इनकी तुलना जो की है चार्ल्स मार्टन के साथ में की है। फ्रांसीसी सैनिक हुआ करते थे, इस बात का भी उल्लेख आपकी एनसीईआरटी में मिले कि चार्ल्स मार्टन के साथ में सीवी वैद्य ने तुलना की। फ्रांसीसी सेनापति थे जिन्होंने सबसे पहले यूरोप के अंदर मुसलमानों को पराजित करने का काम किया, चार्ल्स मार्टन थे। उसी तरीके से मुस्लिमों को पराजित करने के लिए जब अरबों का दमन करने के लिए गए थे वो हमारे बप्पा रावल थे। इसी आधार पे सीवी वैद्य ने चार्ल्स मार्टन के साथ में इनकी तुलना कर दी है। रिपीट मार दो फटाफट से। राज प्रशस्ति के अनुसार यह शासनकाल मिलता है। मानमोरी को पराजित करके चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया था। राजधानी नागदा कैलाशपुरी उदयपुर में आती। बप्पा ने यहां एकलिंग जी का मंदिर बनाया, यही इनकी समाधि बनी है। जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं खुरासान में मृत्यु हुई थी, अरबों से लड़ने गए तब। लकुली संप्रदाय की प्रधान पीठ भी कहलाती है। गौरी शंकर ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज है। जबकि वीर विनोद जी कहते हैं, वीर विनोद में कहा गया कि बप्पा ये तो कोई राजा का नाम थोड़ी है, ये तो अपने आप में खिताब है ये। और सीवी वैद्य के हिसाब से चार्ल्स मार्टन है और ये एक फ्रांसीसी सैनिक थे जिन्होंने सबसे पहले मुसलमानों को पराजित किया यूरोप के अंदर। वैसे ही हमारे राजस्थान में इन्होंने किया, इस हिसाब से इनकी आपस में तुलना की जाती है। अगले शासक जेत्र सिंह पढ़ने पड़ेंगे। छलांग लगा दी, बहुत शासक गए हैं बीच में, 500 साल सीधा ही कुदा दिया मोटा मोटा। देखो आप सीधा कुदा के सीधा जेत्र सिंह में पहुंचा दिया अपने को, क्योंकि अपनी ये कहती यही है, अपनी जो किताब है इस बारे में उल्लेख इसी बात का मिलता है। गोहिल के एक वंशज थे जिनका नाम था जेतर सिंह। क्या गोहिलों को ये वंशज है जिसका नाम है जेतर सिंह? पहली बात एनसीईआरटी में मिलती है कि परमारों को पराजित कर चित्तौड़ को राजधानी बनाया। वाह, परमारों को पराजित कर चित्तौड़ को राजधानी बनाया। परमारों को पराजित कर चित्तौड़ को क्या बनाया? राजधानी बनाया। और चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाले पहले शासक ही यही है। चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाले पहले शासक का नाम ही जेतर सिंह है। इन्होंने एक युद्ध किया था जिस युद्ध का नाम आता है बुताड़ा का युद्ध। मैंने शुभ यात्रा में आपको घूम घूम के बताया था, राजसमंद का एक गांव है, किताब में कोई जिला नहीं दिया। बुताड़ा का युद्ध किया था। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात स्वीकार करते हैं। सर्वमान्य मत मैंने उस टाइम भी बताया था 1227 है, अब भी बता रहा हूं 1227 है। बुताड़ा का युद्ध हुआ था। इस बुताड़ा के युद्ध में किसको पराजित किया? इसमें जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित किया था। इल्तुतमिश कहां का है? इल्तुतमिश दिल्ली का है। इल्तुतमिश को क्या किया है? इल्तुतमिश को भाई साहब पराजित किया है। इल्तुतमिश की इन्होंने फूंक निकाल दी। चलो, बहुत तगड़ा काम किया। यानी ये भी अपने समय का महानतम शासक, मध्यकाल इतिहास का। राज्य में जेतर सिंह सबसे ताकतवर आदमी बताया जाता है। जेतर सिंह ने कहते हैं बड़े बड़ों की ये हवा निकालने का काम किया है। इनकी जानकारी का स्रोत, यानी हमें इनकी जानकारी कहां पर प्राप्त होती है? यह जानकारी हमें प्राप्त होती है हमीर मदमर्दन करके एक पुस्तक है, और इस पुस्तक में हमें जानकारी मिलती है, वो हमें जेतर सिंह की जानकारी प्राप्त होती है। हमीर मदमर्दन के अंदर शानदार वाली जानकारी प्राप्त होती है। इसकी रचना करने का जो काम किया था वो जय सिंह सूरी ने किया था। याद रख लेना, इसकी रचना जो की थी वो जय सिंह सूरी ने की थी। लो जी, सूरी यानी कि वो दरबारी बाणिया होते थे, सूरी उनको बोला जाता है। तो ये सूरी ने क्या की है? इनके हमीर मदमर्दन की रचना की है। बाकी हमीर के नाम से जितने भी ग्रंथ वगैरह मिलते हैं सारे के सारे हमीर देव चौहान के मिलते हैं। जितने भी हमीर रासो वगैरह, एकमात्र मेवाड़ का मिलता है वो हमीर मदमर्दन मिलता है, जिसके अंदर हमें हमीर की जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन एक बात बड़ी तकड़ी है, ये कंफ्यूजन का विषय है। कई इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। वाह, यह तकड़ी बात है। यानी इस ग्रंथ के अंदर इल्तुतमिश को
हमीर कहा गया है। इसमें इल्तुतमिश को हमीर, ये तकड़ी बात होगी अपने आप में। इसमें इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। ये नई बात है, ये बात गजब की दे रखी है। हमीर कहा गया है, इसमें इल्तुतमिश को कहा गया है हमीर। ये लो जी, हमीर मद मर्दन की जान, मद मर्दन, कई कुछ शब्द क्या है, मर्द मर्दन कई बार गड़बड़ कर जाते हैं, अजीब तरीके की जानकारी प्राप्त होती है। गौरी शंकर ओझा ने इनकी प्रशंसा की है। जेत्र सिंह की गौरी शंकर ने प्रशंसा की है। गौरी शंकर ओझा ने भी प्रशंसा की है राजपूताने के इतिहास में। गौरी शंकर ओझा ने जेत्र सिंह की प्रशंसा की है। जेत्र सिंह की प्रशंसा की है। वो एक कुछ थोड़ा घटना है जैसे चौहानों से जुड़ी हुई, लेकिन उसका उल्लेख नहीं है। बढ़िया कहानी थी, अब कहानियों के साथ कभी दोबारा करेंगे अलग से। जेत्र सिंह की प्रशंसा की है, बढ़िया बात है, प्रशंसा की है, ठीक है, प्रशंसा के लायक है तभी प्रशंसा की गई है। मूंछ के ताव रखते थे, कहते हैं तकड़े आदमी थे, बलवान थे, राजाओं में सबसे प्रतापी बलवान जेत्र सिंह के बारे में ऐसा ये बताते हैं। वीरता वाले शासक थे, विरोधियों का जबरदस्त इन्होंने सामना किया था। तो बलवान शासक के रूप में राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान भी ओझाजी ने कहा है। इन्होंने कहा कि राजाओं में उस जमाने में, अपने समय में राजाओं में सबसे प्रतापी व बलवान, राजाओं में सबसे प्रतापी और वो जो बलवान हैं वो आपके यही आ जाएंगे। इस तरह की जानकारी मिलती है जेत्र सिंह की। ये लॉजी क्यों हो गया, बस जेत्र सिंह जी पूरे, बस इतना ही, थोड़ा बेटर दिया, बस इतने में कंप्लीट। जेत्र सिंह इज कंप्लीट। रतन सिंह जी को कौन नहीं जानता। न आपको कोई सुमेर सिंह पढ़ना, न कोई कुंभकर्ण पढ़ना, सीधा पढ़ना है तो आपको रतन सिंह पढ़ना है। 1 साल का शासनकाल बताया जाता है। 1 साल के शासनकाल में कई कांड हो गए थे। इनकी कहानियां बड़ी तकड़ी बताई जाती है। 2 आदमियों की रचनाएं याद रखनी पड़ेगी। मलिक मोहम्मद जायसी को याद रखना पड़ेगा और अमीर खुसरो को याद करना पड़ेगा। ख्वाजाइन उल फतू को याद रखना पड़ेगा, पर पक्का याद करवा दूंगा, ये तो आपकी एकदम गारंटी है। देखो क्या क्या जानकारी खास रूप से मिलती है। जब मेवाड़ के शासक जतन सिंह थे, उस टाइम दिल्ली के सुल्तान, जिनका नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी। अब फैक्ट इस तरीके से लिखना है कि आपके गलत नहीं होने चाहिए, सारे सेट बैठने चाहिए बढ़िया तरीके से, गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी सिंगल गलती नहीं होनी चाहिए। ये लोकेशन हमारी पूरे मेवाड़ की। मेवाड़ का साम्राज्य बढ़ता जा रहा था, लगातार बढ़ते राजधानी चित्तौड़ सेट हो गई थी। यहां पर हमारे रतन सिंह जी शादी कर ली, पद्मनी ले आए, और पद्मनी लाने के अलग अलग, कोई तो बोलते हैं पद्मनी पुगलगढ़ की थी, कोई बोलता है श्रीलंका की थी, अलग अलग सोर्स है। कहानी बहुत लंबी है, गाथा गाने लग गया तो घंटे खत्म नहीं होगी। कभी फुर्सत के अंदर आपको प्यार से सुनाएंगे क्या कहानी है इनके बारे में। लेकिन अब देखो, मेवाड़ के जो शासक रतन सिंह है 1303 में राजगद्दी पर बैठते हैं। क्या इनका शासनकाल 1303 का है? इनके सामने समकालीन सुल्तान कौन था? क्या इनके समकालीन था ए.के. दिल्ली का था ए.के. मतलब अरविंद केजरीवाल नहीं, ए.के. का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली इस समय यहां पड़ता है, पहले भी यहां था और आज भी यहां है, यहां पर है आपकी दिल्ली। ऐसा बताया जाता है दिल्ली के ए.के. ने, अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया मेवाड़ पर आक्रमण, और उस आक्रमण का कारण है साम्राज्यवादी नीति। आक्रमण कर दिया इन्होंने, और उस आक्रमण का कारण है साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। इस तरह की लाइन लिखी गई है। अलाउद्दीन खिलजी ने लाडलो यहां पर कर दिया आक्रमण, और आक्रमण के कारण की चर्चा करते हैं तो है साम्राज्यवादी नीति, या एनसीईआरटी की लाइन है साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, तो आप इसे साम्राज्यवादी नीति बोल दो। इस बात की सपोर्ट कर रहा है इन्हीं का अलाउद्दीन का ही दरबारी, इन्हीं का दरबारी साथ में आता है। उस दरबारी का नाम है मित्रों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इस बात की सपोर्ट कर रहा है कि यह कोई पद्मनी के चक्कर में नहीं आया, यह तो साम्राज्यवादी नीति के तहत आया है। हर राजा अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता है, तो उसमें से हमारे वाले ने भी सोच लिया। क्यों का? अब मेवाड़ में ऐसा क्या है? क्योंकि उस जमाने में बताया जाता है कि मेवाड़ जो है व्यापारिक और सैन्य दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था। व्यापारिक और सैन्य दृष्टि से मेवाड़
महत्वपूर्ण था इन दोनों दृष्टि के हिसाब से। इस महत्वाकांक्षा को देखते हुए कहते हैं अलाउद्दीन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन ने कहा और अमीर खुसरो ने कहा। इस बात की जानकारी मिलती है ख्वाजाइन उल फतू के अंदर। सोखा सा नाम है ख्वाजाइन उल फतू। ख्वाजाइन, जब कोई शब्द आपको तंग करता है उसके टुकड़े कर दो। ख्वाजाइन, ख्वाजाइन। जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं, जैसे चिकोस्लोवाकिया एक देश का नाम है, याद नहीं रहता, उसी तरीके से एक बार दिक्कत करेगा। लेकिन इस बुक में 10वीं में खजाइन लिख रखा है, वो गलत है, ख्वाजाइन। जब साहित्य पढ़ते हो, साहित्य में इस शब्द का उल्लेख मिलता है। अब एरर तो देखना पड़ेगा भाई, एरर तो एरर, ख्वाजाइन उल फतू उसको बोला जाता है, लेकिन किताब के अंदर खजाइन लिख रखा है, खजाइन उल फतू है। ख्वाजाइन उल फतू होगा, ख्वाजाइन उल फतू है, बस यही पुस्तक का नाम है। ये इस पुस्तक में लिखा गया है कि मेवाड़ पे अलाउद्दीन का आक्रमण करने का जो कारण था वो व्यापारिक और सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इस कारण से यहां पर अटैक किया और मेवाड़ पर प्राप्त करना चाहता था। लेकिन साहब इस बार एक नई बात और मिलती है, और वो नई बात क्या है? वो नई बात कहता है मलिक मोहम्मद जायसी। सीधी सीधी बात है, मलिक मोहम्मद जायसी ने एक स्त्रोत लिखा जिसका नाम है पद्मावत। अब आप खुद सोचकर देखें जरा एक बार, यहां है आपका मेवाड़, इस मेवाड़ के शासक हैं आपके रतन सिंह जी। रतन सिंह जी की कोई घटना 1303 के अंदर घटना घटित होती है। उस 1303 की घटना को कोई आदमी 1540 में शेरशाह सूरी के दरबार में रहते हुए लिखता है। उस आदमी का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी लिखता है एक पुस्तक, और उस पुस्तक का नाम है पद्मावत। यह सिर्फ तो सिर्फ मनोरंजन के आधार पर पद्मावत की रचना करता है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी इसके अंदर लिखता है क्या कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया है, उस आक्रमण का कारण है रानी पद्मिनी को पाना। रानी पद्मिनी को पाना, रानी पद्मिनी को पाना अलाउद्दीन खिलजी का लक्ष्य था। उस लक्ष्य के आधार पर यहां पर आक्रमण किया था। इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कौन? इस बात को स्वीकार कर रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी में। अब आप सोचो यार, उस टाइम ना कोई नेट था ना कोई और था, सुनी सुनाई बातें हैं, काल्पनिक स्रोत, 250 साल बाद कोई ग्रंथ लिखा जाएगा तो जिद्दी सी बात है भाई, उसमें फैक्ट तो होगी, इसके अंदर बातें गड़बड़ तो उसके अंदर होगी ही होगी। और इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, यानी ये जो बात लिख रही जा रही है ना पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की, इस बात का समर्थन कौन कर रहे हैं? इस बात का समर्थन कर रहे हैं हमारे सुजानगढ़ के निवासी डॉक्टर दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा इतिहासकार ये बोल रहे हैं आप बात साची लाग रही है, मन तो ठीक है, लाग रही है तो बढ़िया बात। इस प्रकार की बात को यहां पर स्वीकार किया जाता है। जैसे ही यहां पर आक्रमण होता है तो इसमें लिखा गया है कि रतन सिंह ने कर लिया था केसरिया। रतन सिंह ने मित्रों यहां पर कर लिया था केसरिया। रतन सिंह ने केसरिया किया तो यहां पर रानी पद्मिनी ने कर लिया था जोहर। पद्मिनी ने 1303 के अंदर कर लिया था जोहर। आज भी उस जोहर के उपलक्ष्य में यहां पर जोहर मेला भरता है, और रानी पद्मिनी का जोहर ही कहते हैं अलाउद्दीन की हार थी। जबकि अलाउद्दीन सैन्य रूप से विजयी था लेकिन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया, और पद्मिनी का जोहर ही अलाउद्दीन की हार मानी जाती है। अमीर खुसरो इस प्रकार से चल बसता है। रानी पद्मिनी ने जो जोहर किया था, रानियों की संख्या बता रखी है, कोई 16,000 बताती है कि 1600 रानियों के साथ यहां पर जोहर किया था। टोटल 1600 रानियां थी जिन्होंने जोहर किया था, 1600 रानियों के साथ में जोहर किया था, ये ऐसा बताया जाता है। इसके बाद जैसे ये काम यहां पर हो जाता है, 1303 ईस्वी के अंदर 1303 में विजय प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खान ने खिजराबाद बसा दिया। खिज्र खान ने एक नया नगर बसा दिया, उस नए नगर का नाम था खिजराबाद।
खिज्र खां ने खिजराबाद बसा दिया, खिज्र खां ने खिजराबाद बसा दिया, खिज्र खां ने खिजराबाद बसा दिया, खिज्र खां ने खिजराबाद बसा दिया। बस गिनती की यही बात थी। और एक बात, अंतिम बात और बताई जाती है इनके बारे में कि ये रावल शाखा के अंतिम शासक थे। दो शाखा उनकी रावल राणा थी, रावल शाखा के अंतिम शासक थे ये रावल शाखा। कुछ लोग राणा रतन सिंह बोलते हैं, जैसे कुछ आजकल गाने गुणे आते हैं ना, कई बार पद्मनी के गाने आए हुए हैं बहुत सारे, पद्मनी स्वाभिमान, वहां राणा रतन सिंह बोलते हैं, गलत बोलते हैं वो। रावल शाखा के अंतिम शासक, रावल शाखा के अंतिम शासक इस प्रकार से यहां पर आपको करना होगा। ये लो, ओके रिपोर्ट। क्यों किसी प्रकार की गड़बड़? रतन सिंह जी आपके कंप्लीट। रतन सिंह जी के जस्ट बाद अगले शासक पढ़ेंगे राणा हमीरदेव। यदि हमीरदेव नहीं होते, राणा हमीरदेव नहीं होते तो मेवाड़ का इतिहास पूरा खत्म हो गया होता। हमीरदेव नहीं होते तो मेवाड़ को कौन बचाता? और उस मेवाड़ का उद्धार करने वाले यही बताए जाते हैं। इसलिए मित्रों इनका एक उपनाम पड़ता है, इन्हीं को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इन्हीं को मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। क्यों? क्योंकि उजड़ते हुए मेवाड़ को जहां पर लोगों के हाथ में इस प्रकार से सत्ता आ गई थी तो वो यही थे। बताया जाता है कि ये सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हुआ करते थे, सिसोदा गांव में रहते थे, इसीलिए इनको सिसोदिया कहा गया। पहला सिसोदिया राजा जिन्होंने मेवाड़ की सत्ता पे इस प्रकार से अपना अस्तित्व जमाया। तो आप इस बात को यहां पर बता सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, सिसोदा ठिकाने के होने के कारण, सिसोदा ठिकाना पड़ता है राजसमंद जिले में पड़ता है। सिसोदा ठिकाने के होने के कारण, सिसोदा ठिकाने के होने के कारण सिसोदिया कहलाए। सिसोदा ठिकाने के होने के कारण सिसोदिया कहलाए। 1326 के अंदर, 1326 में इन्होंने जैसा या जयसिंह जैसा को पराजित कर, ससुरा था इनका ये, वैसे लड़की की शादी भी कर ली थी फिर भी नहीं माना, बोले आक्रमण तो करूंगा। जैसा को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। चित्तौड़ पर इन्होंने क्या किया? अधिकार किया। ये लो जी, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। मेवाड़ का इन्होंने कर दिया उद्धार। और तो और इनकी एक उपाधि है, इन्हें कहा जाता है विषम घाटी पंचानन। इन्हें विषम घाटी पंचानन की उपाधि भी दी जाती है। विषम घाटी पंचानन की जानकारी मिलती है तो विषम घाटी पंचानन इन्हीं को कहा जाता है। जी हां, विकट आक्रमणों का सामना करने के कारण इन्हें कहा जाता है। इस बात की जानकारी कीर्ति स्तंभ में हमें मिलती है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इन्हें क्या कहा गया है? ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार हमीरदेव, विषम घाटी पंचानन हमीरदेव को किस शिलालेख के अनुसार कहा जाता है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार इन्हें विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई बात क्या? इनके बाद सभी शासक सिसोदिया कहलाएंगे। इनके बाद, यह बात एनसीईआरटी में शायद नहीं है लेकिन ध्यान रखना, इनके बाद सभी शासक क्या कहलाएंगे? सिसोदिया। सिसोदा गांव से निकलकर आए लोग अपने गांवों के खूब महत्व देते हैं, इसीलिए इनके गांव का नाम आगे रखा हमेशा। इनको सिसोदिया के नाम से जाना गया। सिसोदिया है तो सिसोदिया के नाम से जाना जाएगा। इन्होंने एक युद्ध लड़ा था और उस युद्ध का नाम है सिंगोली। पूर्व में तो इतिहासकार कई जगह बताते हैं लेकिन एनसीईआरटी बांसवाड़ा बताती है। पहले का यह मैदान बांसवाड़ा चित्तौड़ क्षेत्र में आता था। सिंगोली का युद्ध हुआ। उस सिंगोली के युद्ध के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक की छक्के छुड़ाए थे। सिंगोली युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में युद्ध किया था। इस बात को जरा याद रखना क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें जीत जो हुई थी, इसमें ये क्या होता है, ये पराजय हैं, ये पराजित हुआ है। याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक और हमारे हमीर की जिसमें जीत होती है। बस इतनी सी बातें, बस इतनी तो बहुत है।
एनसीईआरटी में इतनी गिनती कितनी 4 5 बातें बस दे रखी, गिनती कितनी दे रखी है। बाकी हमीरदेव वास्तव में मेवाड़ के उद्धारक है। भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भी एक बार आर्थिक सहयोग करके मेवाड़ की सत्ता को टूटने से बचाया था। और इसी तरीके से हमीरदेव भी को भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ऐसा बताते हैं कि जैसा इनका ससुर हुआ करता था, क्योंकि मेवाड़ की सत्ता बहुत बुरी तरह बिगड़ चुकी थी। खिजर खां एक अयोग्य आदमी था। खिजर खां ने मूनसला मालदेव को पास रखा। मूनसला मालदेव के जो आगे वंशज थे वो जैसा था। जैसा ने अपनी पुत्री की शादी भी अमीरदेव के साथ की थी, लेकिन लोगों ने ताने दिए, बोले यार तुम्हारी सत्ता है, तुम्हारी जागीर है, आज उजड़ी पड़ी है, उसको वापस बनाओ। जोश था छापामार पत्ती का भाई साहब ने प्रयोग किया था अमीरदेव ने, लेकिन विषम घाटी पंचानन ये उपाधि विकट आक्रमणों का सामना करने के कारण बोलते छापामार पत्ती भी इस बंदे ने अपना ली थी। हालांकि छापामार पत्ती महाराणा प्रताप ने भी अपनाई थी, ऐसा बताया जाता है। हमीरदेव के बाद आए तो बीच में खेता खुता कई थे, लेकिन सीधे सीधे इंपोर्टेड बात महाराणा लाखा की आती है। 1382 में से राजगद्दी पे बैठकर 1421 तक राजगद्दी पर रहे थे। तो महाराणा लाखा 1382 में बनते हैं शासक। 1382 में शासक बनते हैं, कोई बताने की बात नहीं है, गाइड में लिखी हुई है, किताब में लिखी है, लेकिन कोई तकड़ी बात नहीं है। अब देखो इनके जीवन में घटना घटती है। वैसे तो बहुत लंबी घटना है, लेकिन वो घटना थोड़ी सी आपकी किताब में थोड़ी सी बताइए, थोड़ी सी मैं बता देता हूं। देखो क्या घटना घटती है। एक रोंग नंबर लग जाता है इनके जीवन के अंदर। देखो कैसे होता है। यहां है मेवाड़, ठीक है साहब, यहां है मारवाड़। डिटेल में जाने कितने जालो भलाई, लेकिन अब देखना क्या कह रहा है ये। इस मेवाड़ के शासक जिनका नाम है राणा लाखा, लक्ष्य सिंह इनका नाम था मूल रूप से, लेकिन लाखा बोला जा रहा है। राणा लाखा के एक पुत्र थे जिनका नाम था कुंवर चूड़ा। कुंवर चूड़ा यानी सिसोदिया चूड़ा आप कह सकते हो। जबकि मारवाड़ में भी एक शासक था जिनका नाम था राव चूड़ा। इनकी बेटी थी, इनकी पुत्री थी जिसका नाम था हंसाबाई। इस हंसाबाई का विवाह होना था, इन हंसाबाई का विवाह होना था मेवाड़। यह विवाह होना तो था चूड़ा के साथ, लेकिन क्या है कि परिस्थिति वंश ऐसा हुआ कि कंडीशन इस प्रकार की हुई कि विवाह रोंग नंबर लग गया। होना तो इधर था, लेकिन इधर न होते हुए यह विवाह हो गया लाखा के साथ में। बुढ़ा डोकरा आदमी 60-62 साल का आदमी, और उनके साथ शादी हो जाए तो आप सोच के देखो कितना खतरनाक काम हो सकता है। हंसाबाई ने शर्त रख दी। इसने शर्त रख दी, बोला मैं तो तभी शादी करूंगी जब मेरा बच्चा आगामी शासक बनेगा। तभी होना इधर था इधर हो गया। तो इस प्रकार कहते हैं कि इस चूड़ा ने एक प्रतिज्ञा की थी। कहते इसने भी वचन दे दिया, कोई बात नहीं, मैं मेरे पिता के लिए छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं, नहीं मम्मी के लिए सब कुछ छोड़ देंगे। महाभारत काल के दौरान भी कहते हैं कि वहीं भी विषम पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी, तो उस प्रकार से इनको मेवाड़ का विषम पितामह कहा जाता है। इन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। भीष्म पितामह कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म पितामह। हालांकि चूड़ा के वंशज चूड़ावत कहलाए थे। इतना इंपॉर्टेंस दिया था कि राजगद्दी पे बैठने से पहले तिलक ये लगाएंगे, सेना के हरावल दस्ते में ये होंगे चूड़ा। और तो और सुलुम्बर करके ठिकाना था, उदयपुर में पड़ता है, सुलुम्बर की जागीर इन्हीं को दे दी थी। सबसे ज्यादा मेवाड़ दरबार में यदि कोई महत्व था तो वो चूड़ा को ही हुआ करता था। और चूड़ा ने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी मेवाड़ की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं आगामी मेरा जो भी भाई या जो भी होगा मैं उसकी रक्षार्थ पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। इस तरीके से मित्रों यहां पर विवाह संपन्न हो जाता है, और शानदार तरीके से विवाह संपन्न भी करवाया। और विवाह संपन्न के साथ साथ में सारा कार्य बढ़िया तरीके से यहां पर करवाया और अपना जीवन समर्पण करवा दिया। राणा लाखा बहुत, वैसी बातें तो बहुत मिलती है, लेकिन साहब अब इसमें दे नहीं रखी तो हम क्या करें। अब इसके पुत्र जो होगा उसकी रक्षा करनी होगी। हंसाबाई का पुत्र हुआ, इस हंसाबाई के पुत्र का नाम था मोकल। इसका पुत्र आगे चलकर जो हुआ उसके पुत्र का नाम मोकल था। इस मोकल की रक्षा भी चूड़ा ने खूब की थी। बाद में शक होने लग गया था हंसाबाई को चूड़ा पे, कल को ये मेरे बेटे को मार के आप खुद राजगद्दी पर ना बैठ जाएं तो मेरी समस्या हो जाएगी। तो बाद में इसको यहां से बाहर भी निकलवा दिया था। ये चला गया था, छोड़ के खुद चला गया था। जबकि राणा लाखा अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा चुका है। इनके समय में चांदी की खान प्राप्त होती है।
जावर के अंदर चांदी की खान प्राप्त होती है, सीसा जस्ता की खान प्राप्त होती है, सीसा जस्ता की खान प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये अपने आप में एक लकी आदमी बताए जाते हैं। बिना स्ट्रगल किए सारा काम इनकी जिंदगी में अपने आप हो रहा था। अब ये खान वगैरह मिल गई तो आर्थिक समृद्धि मिलेगी, यानी कि आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कहते हैं इन्हीं के काल में एक झील का निर्माण हुआ था। राणा लाखा के काल में एक झील का निर्माण छित्रमल बंजारे ने किया था। नाम नहीं मिलता है किताब में। पिछोला झील का निर्माण भी राणा लाखा के काल में 1386 के अंदर हुआ था। 14वीं शताब्दी बार बार पूछा हुआ है आरपीएससी के द्वारा। तो ये इतनी सी बातें इनके अंदर प्राप्त होती है। क्या जावर में खान प्राप्त हुई, चांदी की ये प्राप्त हो गई। गुरुजी नोट्स के हिसाब से तो आपने नहीं किया, समझा तो बढ़िया दिया। देखो कोई बात नहीं, नोट्स के हिसाब से बता देंगे। नोट्स आप खुद बना लो, एक साथ सके नोट्स आप खुद बना लो। मैं ऐसे समझ लूंगा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने नोट्स समर्पित हो गए, खुद ने खुद बना लिए, तो मुझे अच्छा लगेगा और शानदार लगेगा। अब देखो आगे क्या होता है। नया शासक आता है महाराणा मोकल साहब। मोकल आया और गया, बस इतना ही ढंग का काम किया। लेकिन अब मोकल बेचारा क्या करे अकेला। इधर हंसाबाई का भाई था एक रणमल, और वो मेवाड़ की शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था। मेवाड़ में रहते हुए मेवाड़ की सुंदर सुंदर रानियों को मारवाड़ ले जाया जा रहा था, और सत्ता दोनों हाथ में थी। बहन जी को कहे वैसे करवा सकता था, और खूब चलती थी। मतलब पूर्ण दारूडिया टाइप का आदमी था। दारू पीता मजे करता रहो, ओ हो बुरे हाल मचा दिए, खतरनाक वाला काम कर दिया। अब ये मोकल है तो हंसाबाई का पुत्र, हंसाबाई का तो पुत्र है। अब कहते हैं कि अब लाखा के टाइम से रणमल घर में रहते थे, इनके यहां मेवाड़ में रहने लग गए। एक कहावत चलती आ रही है पुरानी, क्या जी, दीवार में आड़ा और घर में साड़ा कतई काम का नहीं होता है, नहीं रखना चाहिए, दिक्कत करता है। तो वो बात यहां हो गई साहब, गड़बड़ हो गई। इसके बाद से कहते हैं कहावत आज तक वो चलती आ रही है। हंसाबाई का पुत्र था। 1421 के अंदर शासन, ये सीधा पूछा जा सकता है, बताओ मोकल राजगद्दी पर कब बैठा या शासक कब बना। तो 1431 के अंदर मोकल क्या हुआ था, शासक बना था। शासक अब अल्पायु थी, बाल अवस्था में शासक बना दिया, नाबालिग अवस्था में शासक बन गया। शुरू में तो कहते हैं कि इसका संरक्षक बना चूड़ा। शुरू में प्रारंभ में इनके संरक्षक तो बना दिए गए चूड़ा को, लेकिन बाद में शक हुआ तो बाद में इसके संरक्षक खुद बन गई इसकी मां, और जिनका नाम था हंसाबाई। लोगों ने उंगलियां लगा दी। एक इसका भाई था वो दारूडिया, उसने लगा दी, बोले कि नहीं विश्वास नहीं है, चूड़ा का दिमाग घूम गया तो सल्टा देगा दोनों माँ बेटों को, सल्टा के खुदा पर राजगद्दी पर बैठ जाएगा, बन जाएगी कहीं मेवाड़ की मेरा महारानी। कुछ नहीं है। बाद में नाराज हो गया चूड़ा, नाराज होकर मांडू चला जाता है, मांडू के पास चला जाता है। नाराज होकर मांडू जगह है, नाराज होकर कहां चला जाता है, मांडू। ये मांडू चला जाता है और बाद में जरूरत पड़ने पर वापस भी आ जाता है। जब जरूरत पड़ेगी कुंभा के टाइम में चूड़ा फिर वापस आ जाएगा। कई लोग कहते हैं शादी नहीं की, जबकि शादी की थी। इनके वंशज जो है चूड़ा के चूड़ावत कहलाते हैं। जी हाँ, राणावत हैं, चूड़ावत हैं, सक्तावत हैं, बहुत तरह के वंशज। जितने जो नाम थे लगभग भाइयों के कोई ना कोई वंशज तो मिलते हैं। देखो भोला आदमी था, ज्यादा तेज भी नहीं था। अब इस मोकल का सफाया करना चाहता था रणमल भी, पर रणमल सोचता यार भांजा छोड़ यार, इतना ज्यादा दारूडिया था पर इतना बुरा भी नहीं सोचा इसने। इनके दरबार में इसके दो दरबारी थे। एक का नाम था साहब चाचा और एक का नाम था मेरा। चाचा और मेरा दो आदमी हैं। चाचा और मेरा ने कर ली प्लानिंग। चाचा और मेरा लड़ने के लिए गए। ये साहब लड़ने के लिए, दुश्मन के साथ लड़ने के लिए गए। गुजरात वाला लड़ने के लिए आ रहा था, ये वहां जाके दुश्मन के साथ हो गए और ये युद्ध चल रहा था 1433 में जिलवाड़ा की नाड़ में, कुंभलगढ़ के बैक साइड में जिलवाड़ा की नाड़ में युद्ध चल रहा था। और चाचा और मेरा दुश्मन के साथ मिल गए। मिलने के बाद बोले यार अब हम तो मिल गए, लेकिन करें कैसे, सामना करना बहुत मुश्किल है, सामना इतनी आसानी से नहीं होता है साहब, कुछ तो कोई मार्गदर्शन करो, ऐसे थोड़ी काम होता है। तो मार्गदर्शन यही था
कह जी चाचा और मेरा ने कहा, चाचा और मेरा को कहा कि आप इनको पत्र लिख के बुलाओ, मोकल को आओ, आपकी जरूरत है साहब। जैसी जिलवाड़ा की नाल में मोकल आएंगे, मोकल आते ही मोकल का काम खत्म कर देंगे, मोकल को मार देंगे, आ लो बस मामला खत्म। और इस तरह से यही किया। महपा पंवार करके व्यक्ति था, महपा पंवार के साथ मिलकर, इसका नाम दिया हुआ है आपकी किताब में, महपा पंवार के साथ मिलकर इन्होंने चाचा व मेरा की इन्होंने मोकल की हत्या कर दी। मोकल की हत्या कर दी। और मोकल का बेटा कुंभा था, कुंभा जैसी राजा बना। दो समस्याएं, एक तो पिताजी की हत्या का बदला लेना और दूसरा रणमल की शक्ति बढ़ रही थी उसको रोकना। अब उसके लिए भाई साहब के लिए समस्या हो गई। तो मोकल तक का इतिहास आपके पास में कंप्लीट, आपके पास पूरी थ्योरी आ गई है, नोट्स बिल्कुल बन चुके हैं। रिपीट पूरा मैं दोबारा मार देता हूं। 10वीं क्लास की किताब चालू की, राजस्थान का इतिहास एक परिचय चल रहा है और इसमें राजपूत वंशों का उदय पढ़ेंगे, मेवाड़ पढ़ेंगे, मेवाड़ कहां से था, क्या नाम था, सिसोदिया गोहिल क्या है, मेवाड़ को लेकर, इन गोहिल वंश को लेकर क्या थॉट्स हैं वो आपके पूरे हुए। इन थॉट्स के बाद में शासक कौन कौन से, बप्पा रावल, जयत्र सिंह, रतन सिंह, अमीरदेव, लाखा, मोकल, कुंभा, सांगा, उदय सिंह, प्रताप, अमन, राज सिंह, इतने शासक हुए। बप्पा रावल सबसे पहले हुए। राज प्रशस्ति में इनकी जानकारी मिलती है। मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। राजधानी नागदा, कैलाशपुरी। बप्पा रावल ने यह एक लिंग जी का मंदिर बनवाया। इनकी समाधि भी यहीं पर, थोड़ा 2 किलोमीटर डिस्टेंस, दोनों जगह में समाधि और मंदिर के अंदर। अभी हाल ही में बप्पा रावल का पेनोरमा बना है, बप्पा रावल की समाधि के पास में, वहीं 2 किलोमीटर पड़ता है उस गांव से। गौरीशंकर ओझा के अनुसार वास्तविक नाम कालभोज था और बप्पा तो उपाधि थी। सीवी वैद्य कहते चार्ल्स मार्टन नहीं है, ठीक है भाई। बप्पा रावल कोई किताब है तो कोई वीर विनोद कहता है, राजा थोड़ी है कोई है। जयत्र सिंह ने परमारों को पराजित कर चित्तौड़ पर राजधानी बनाया। बुताला का युद्ध 1227 में इल्तुतमिश में हुआ। इल्तुतमिश को पराजित किया बुताला का युद्ध में। राजधानी जानकारी इसकी हमीर मदमर्दन में मिलती है। रचना जयसिंह सूरी ने की, इसमें इल्तुतमिश को हमीर कहा गया। गौरीशंकर ओझा ने जयत्र सिंह की प्रशंसा किया। राजाओं कहते हैं सबसे प्रतापी शासक उस टाइम यही था अपने टाइम के अंदर। रतन सिंह 1302 से 3 रावल शाखा के अंतिम शासक। समकालीन अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी अमीर खुसरो ख्वाजाइनुल फुतूह लिखता है, जिसमें लिखता है कि अलाउद्दीन ने यहां साम्राज्यवादी नीति से आक्रमण किया और महत्व था, व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण था और सैनिक रूप से महत्वपूर्ण था। इस कारण से ख्वाजाइनुल फुतूह इसका उल्लेख करता है। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं, उनका समर्थन दशरथ शर्मा कर रहे हैं। इनके अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, रानी पद्मिनी को पाना इनका कारण था। और इस दौरान रतन सिंह यहां पर केसरिया कर लेते हैं। पद्मिनी ने जोहर किया 1303 में, 1600 रानियों ने जोहर किया। इसके बाद 1303 में खिजर खान ने खिजराबाद बसा दिया। राणा हमीरदेव आ गए। राणा हमीरदेव 1326 से 64 का इनका शासनकाल बताया जाता है। इससे ज्यादा शासनकाल इनका है। मेवाड़ के उद्धारक सिसोदा ठिकाने में होने के कारण के ये काम किए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण और विशेष बातें जो थी मित्रों आपके सामने, लाखा जी की बातें थी सारी, मैंने जहां तक है पूरी कोशिश की है करवाने की। और आगे